नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मैं हूं रमेश भट्ट। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 साल के बच्चे की, जिसे ये नहीं पता कि वो कहां और क्यों रह रहा है। एक ऐसे परिवार की जो अपने बच्चे को पाता है 4 साल बाद, लेकिन ये सब बीच में गड़बड़ झाला है। आखिरकार पुलिस की नाकामी कैसे परिवारों को तहस कर सकती है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आधी रात से जनता को महंगाई की पड़ेगी एक और मार। पेट्रोल में 1 रुपए 69 पैसे और डीजल में 50 पैसे का होगा इजाफा। प्याज की कीमतों में हो सकता है इजाफा। नासिक में बारिश की कमी के चलते 100 रुपए किलो तक जा सकती है कीमत। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिली प्रीति जिंटा। छेड़छाड़ केस में नेस वाडिया से पूछताछ कर सकती है पुलिस। रामजस और SRPC ने जारी की पहली कट ऑफ लिस्ट। मंगलवार से शुरू होंगे दाखिले। और लखनऊ में बिजली पानी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इस दुनिया में शायद सब कुछ संभव है। अमानवीय शायद बहुत कम शब्द होगा या कम वजनी शब्द होगा इसके लिए। उत्तर प्रदेश की संभल की हम एक परिवार की कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक परिवार जिसमें बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। पुलिस तहकीकात करती है और उस बच्चे को वापस लाने का दावा करती है। परिवार को बच्चा दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है 4 साल बाद कि दरअसल जो बच्चा परिवार के साथ रह रहा है वो उस परिवार का बच्चा है ही नहीं। उस परिवार का कोई और बच्चा था। उस बच्चे को फिर वापस परिवार के पास रखा जाता है। जरा आप सोचिए इन 2-4 साल के मासूमों पर आखिरकार क्या गुजरी होगी, किस तरीके से ये परिवार आज अपना ये दर्द झेल रहा होगा। और यहाँ पर कौन है गुनहगार? यहाँ पर गुनहगार है अस्पताल और वो पुलिस प्रशासन जो कि गलत बच्चे को गलत परिवार में दे बैठा। और ये सब कुछ खुलासा हुआ DNA टेस्टिंग के द्वारा। आइए जरा पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं इस तथाकथित तौर पर अमानवीय बातचीत की। बच्चा कोई था कि हमारा सब सो गया, कारोबार नहीं करता कोई। वो बच्चा मत सो गया अभी आया। सादिक की आंखों में तैरते इन आंसुओं में खुशी भी है और गम भी। सादिक और उसकी पत्नी जवीना को तकरीबन 2 साल बाद मिला अपने जिगर का वो टुकड़ा जिसे उन्होंने पैदा किया था। लेकिन 1.5 साल तक जिस बच्चे को अपने सीने से लगाकर इन दोनों ने पाला पोसा, वो बच्चा बिन से छीन लिया गया है। संभल के रहने वाले सादिक और उनकी पत्नी जवीना एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से वो किस रास्ते जाएं, ये खुद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। उस बच्चे को हमें बहुत तकलीफ है। जो बच्चा हमें बच्चा तो मिलता जुलता में प्यार मोहब्बत हो गया, उससे बहुत कई गुना हमें तकलीफ और वो बच्चा हमें दे दिया है। और वो बच्चा हमारी वजह से हमारा शुक्रिया आश्रम में पल लिया है। इस अजीबो गरीब कहानी का पहला पन्ना लिखा गया 13 जून 2012 को, जब सादिक अपने बड़े बेटे शाहिद को लेकर इलाज के लिए दिल्ली आए थे। शाहिद को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस वक्त परिवार के साथ इनका छोटा बेटा फैजान भी था, लेकिन 15 जून को अस्पताल से फैजान को अगवा कर लिया गया। अपने बच्चे के अगवा होने से सादिक और जवीना की जिंदगी में तूफान आ गया। अपने बच्चे को तलाशते माँ बाप ने पुलिस से भी बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई। पुलिस को सूचना करी, रिपोर्ट दर्ज करी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस हमको ले गई, इधर घुमाया। फिर उसके बाद हमें समझा दिया कि आपका बच्चा मिल जाएगा। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ गायब फैजान का कोई सुराग नहीं लगा। इसे अपनी नियति मानकर माँ बाप दिल्ली से वापस संभल लौट आए। तकरीबन 5 महीने बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने सादिक को फोन किया। दिल्ली पुलिस ने सादिक को बताया कि उनका बच्चा मिल गया है। अपने बच्चे के मिलने की खबर मिलते ही सादिक फौरन दिल्ली आए और पुलिस ने एक बच्चा उन्हें सौंप दिया। बच्चा खो गया था हमारा। हमको ऐसा लगा था हमारी जिंदगी अधूरी हो गई, कुल बच नहीं पाएंगे हम। बहुत गंभीर हालत हो गई थी हमारी। फिर 5 महीने बाद दूसरा बच्चा पुलिस ने हमें सौंपा कि बच्चा आप कहाँ है, आप ले जाइए इसके लिए।
फिर हम उस बच्चे को ले आए तो हमें सारी चीजें वापस हमारी, हम सोचते कि बच्चा हमारा हमें मिल गया। हमारे सब कुछ परेशानी दूर हो गई, खाने भी लगे, पीने भी लगे और चैन से रहने भी लगे। 1.5 साल तक इस बच्चे को अपना फैजान समझते हुए सादिक और जवीना इसे पालते रहे। जख्मों पर धीरे धीरे मरहम लग रहा था, लेकिन मानो किस्मत को इस परिवार की खुशी इस तरह से मंजूर नहीं थी। 14 मई 2014 को एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने सादिक और जवीना को अपने बेटे को लेकर दिल्ली पहुंचने के लिए कहा। जब माँ बाप पुलिस से मिले तो उन्हें बताया गया कि जिस बच्चे को वो 1.5 साल से पाल रहे थे, दरअसल वो उनका फैजान नहीं है। फैजान को अस्पताल से एक बच्चा चोर उठाकर ले गई थी और 1.5 साल बाद पुलिस फैजान को बरामद कर पाई। बच्चे के डीएनए टेस्ट से भी इस बात की तस्दीक हो गई कि पुलिस ने जिस बच्चे को बरामद किया था वो सादिक का बेटा फैजान ही था, लेकिन जिस बच्चे को उन्होंने 1.5 साल तक फैजान समझकर पाला था उसे पुलिस ने बाल गृह में भेज दिया है। अपने बच्चे की इतनी खुशी है, उससे ज्यादा कई गुना उसका दुख है पूरे परिवार को। क्या चाहते हो जो बच्चा आपके पास से गया? आप हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे परिवार वालों को हमें मिलना चाहिए। वो बच्चा हमें बहुत तकलीफ है, जब तक उसके माँ बाप नहीं मिले जब तक हमें मिलना चाहिए वो बच्चा। सादिक और जवीना आज अपने फैजान के साथ खुश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ 1.5 साल तक जिस बच्चे पर उन्होंने अपनी ममता उड़ेली थी उसका भी गम इन दोनों के दिल में टीस की तरह चुभ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पे हो रहा है, क्योंकि इस तरह के मिसिंग मामलों में एक जनरल पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्या दिल्ली पुलिस ने उसे फॉलो किया? इसके अलावा 2013 से पहले जितने भी बच्चे मिसिंग होते थे उनकी सिर्फ जीडी यानी कि एक डायरी में एंट्री कर दी जाती थी, जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मिसिंग बच्चों की एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन सादिक और उनके परिवार को उनका लाडला तो मिल गया, लेकिन इस घटना ने पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर जरूर सवाल खड़े कर दिए और पुलिस के कामकाज के ही चलते इस परिवार को आज इतना दुख देखना पड़ रहा है। खुशी भी है, गम भी। सादिक और उनकी पत्नी जवीना को आज ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो कैसे उस बच्चे से जुदा हो जाएं जिसे उन्होंने 1.5 साल तक पाला पोसा, और वो बार बार पुलिस से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल उस कार्रवाई को लेकर है जो उन्होंने सादिक के बेटे को पहचानने के लिए चुनी। पुलिस ने फैजान की पहचान के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन अगर पुलिस पहला बच्चा सौंपने के वक्त भी उसका डीएनए टेस्ट करा लेती तो सादिक के परिवार को गलत बच्चा नहीं सौंपा जाता। ये पुलिस की ही लापरवाही थी जिसने इस परिवार के जज्बातों से खिलवाड़ किया। पुलिस ने फैजान को तो उसके असली माँ बाप तक पहुँचा दिया, लेकिन जिस बच्चे को सादिक और जबीना ने पाला था वो अब बाल गृह में है और उसका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। और यही है सादिक और उसकी पत्नी जबीना की फिक्र का सबब। और सारे दिन रोते हैं बच्चे और काम धंधा नहीं करते हैं और बड़े परेशानी, खाना नहीं खाते हैं। दूसरा बच्चा भी मेरा बीमार है, इसके चक्कर में ये बच्चा खोया गया था और मिला था दूसरा बच्चा, और वो बच्चा भी रोता है जो बीमार है, शाहिद जिसका नाम है। उस बच्चे के चक्कर में और बहन भाई सब परेशान है। इस बच्चे को हमें जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए। जब तक तो उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं उस बच्चे की परवरिश करने के लिए हमारा दिल करता है। वही पुलिस अब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि माता पिता की सहमति से बच्चा उनके सुपुर्द किया गया था, तो सारी जिम्मेदारी भी परिवार की ही है। जो बच्चा गुम हुआ था आरएमएल हॉस्पिटल से, उसके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले थे। उन्होंने उस बच्चे को आके आइडेंटिफाई अपना बच्चा किया और सीडब्ल्यूसी ने वो बच्चा हैंडओवर कर दिया उनको, पेरेंट्स को। पुलिस अपना दामन बचाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सादिक के परिवार के दर्द का अंत नहीं है, क्योंकि इस परिवार को एक तरफ लंबे इंतजार के बाद उनके जिगर का टुकड़ा मिला तो दूसरी तरफ आंखों का तारा परिवार से दूर हो गया। पुलिस ने 1.5 साल पुरानी अपनी गलती सुधारते हुए चोरी किए गए बच्चे को उसके माँ बाप से फिर से मिला दिया, लेकिन उसी गलती के चलते दूसरा बच्चा फिर से लावारिस हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब कहने को तो इसे कहा जा सकता है कि किस्मत का ये अजीब खेल है, लेकिन जाहिर सी बात है ये खेल एक बच्चे के लिए बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संभल से फैजन का परिवार इस वक्त है, जिनके साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मौजूद हैं। थाने से एक और ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, गणेश, जिसको इसी तरीके से पहचाना गया है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील बरनाई बासक हमारे साथ हैं और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निशा जी, शुरुआत में आपसे करूं, आखिरकार उस बच्ची की मनोदशा आज क्या होगी?
जो एक परिवार में रहते रहते अचानक अब बाल सुधार गृह में पहुंच चुका है, और एक बच्चा जिससे अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो अचानक एक परिवार के बीच में आ जाता है। और ऐसे में वो परिवार जो दरअसल इस पशोपेश में है कि अपने को ज्यादा पसंद करे या उसे जो कि शायद उसका अपना नहीं था। देखिए, अगर ऐसे केसेस की बात करें तो नॉर्मली अगर बच्चे के बॉर्न एंड ब्रॉट अप के पहले जो 5 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वक्त बेसिकली बच्चे की पूरी पर्सनालिटी इसी पहले 5 सालों पर डिपेंड करती है। अगर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के पास, जिसके पास जो उनके एक्चुअली रियल पेरेंट्स नहीं थे, उनके पास गलती से भी आ गया, कहीं ना कहीं उसका इमोशनल कनेक्ट वहां से हुआ है। और अगर आज वो बच्चे को अगर किसी दूसरे घर जगह या जैसे आपने सुधार गृह में रख दिया क्योंकि वो बिना माँ बाप के है बच्चा, तो डेफिनेटली उसकी इमोशनल बर्न हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशंस का लेवल था, पहले उसे प्यार मिल रहा था, परिवार था, उसके पास सराउंडिंग्स में लोग थे जो उसे समझ रहे थे, उसे परिवार के साथ वो खेल पाता था, उठ बैठ पाता था। बट अगर देखा जाए तो सुधार गृह में रहने वाले बच्चों को अगर हम फैमिली के रहने वाले बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके बहुत ज्यादा उनकी इमोशनली डिटैचमेंट हो जाता है, कई बार एंटी सोशल ट्रेट्स आ जाते हैं, बहुत सारी समाज के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति अगर बड़ा होकर उसे पता चलेगा दिस वाज द इंसिडेंट एंड रियलिटी, कहीं ना कहीं मिस्टेक से वो चला गया था, तो उनके मन में बहुत सारी इवन पुलिस के प्रति भी एक चीज आ सकती है कि हमारा पुलिस का सिस्टम भी, जुडिशियल सिस्टम भी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट होता है, इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, तो वो मेंटली, साइकोलॉजिकली और हर लेवल पर, अगर प्रोफेशनल लेवल पर भी वो परफॉर्म करेगा तो वो इम्पैक्ट करेगा उसकी लाइफ में। लेकिन हमारे साथ अभिषेक भी है। अभिषेक उस परिवार के साथ, जिस परिवार के साथ ये आपबीती हुई है, खुद मौजूद है। अभिषेक, एक जनरल पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में ये कहता है कि जब आप मिसिंग की बात कहते हैं, पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दिखाने जाते हैं तो एक एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है ताकि प्रकाशित किया जाए जिन लोगों को इसकी जानकारी है। फैजान साहब से पूछिए, क्या उनके मामले में ये सब हुआ था? सादिक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपका बच्चा आरएमएल हॉस्पिटल से फैजान गायब हुआ था, लापता, क्या पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कहीं अखबारों में इश्तेहार दिए थे बच्चे की गुमशुदगी को लेकर? जी दिए थे, पुलिस ने अखबारों में दिए। जोर से बोलिए आप। जी दिए थे, अखबारों में भी दिया था और मीडिया वाले भी आए थे दिल्ली में, बहुत कुछ करा पुलिस ने। तो मेरे साथ कोई यहाँ की पुलिस तो कर भी ना पाएगी जो दिल्ली की पुलिस ने करा मेरे साथ। बहुत एहसान बंद हूँ दिल्ली पुलिस का तो मैं, और बस सिर्फ यही बार बार यही कहूँगा, जो वो बच्चा मुझे दिया था उस बच्चे के चक्कर में मेरा पूरा परिवार परेशान है। मोहब्बत और दिल से कह रहा हूँ कि मोहब्बत बच्चों की ज़्यादा हो गई है उस बच्चे से, और मेरा भी दिल यही कहता है कि वो बच्चा मुझे पुलिस के द्वारा मुझे मिलना चाहिए। जब उसका असली बच्चा के माँ बाप मिल जाते हैं तो वो बच्चा मैं आपको उसको दे दूंगा। ये नहीं है कि मैं अपने ही समझ के पालूंगा, तो अपने समझ के पाला 1.5 साल, तो 1.5 साल से पालते रहूंगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। वो बच्चा आश्रम में उस वक्त जमा करने गया था। रमेश, यही दुख है कि एक फैजान गया है, दूसरा फैजान आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बेहतर होता अगर वैसा है। लेकिन बरनाली जी, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कानूनन क्या ये परिवार उस बच्चे को अपने साथ रख सकता है? वो बच्चा जो कि दरअसल इनका है नहीं, क्योंकि असली बच्चे का पता चल चुका है और पुलिस ने इसे क्या है। पुलिस की लापरवाही की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले जरा उस बच्चे की बात कर लें जो अभी बाल गृह में है। क्या वाकई में ये परिवार उस बच्चे को अपने साथ रख सकता है कानूनन? देखिए, कानूनन जैसे कि इनका नेचुरल पेरेंट्स का अभी तक पता नहीं चला इस बच्चे का, तो कानूनन भी ये रख सकते हैं, बिकॉज अगर नेचुरल पेरेंट्स मिल जाते तो नेचुरल पेरेंट्स का पहले हक उनका होता। लेकिन यहाँ पे इस केस में मतलब ये पेरेंट्स ने जो उनको पाला है तो उनका एक अक्यूर्ड राइट, मतलब अक्रूड राइट एक बन जाता है, और अगर नेचुरल पेरेंट्स आ जाते इस बीच में तो दे कुड हैव फॉट फॉर इट। अभी जैसे कि इनके पेरेंट्स का कोई पता नहीं चला तो इनका भी राइट बनता है इस बच्चे को पालने का। यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा? नहीं, इकोनॉमिक, देखिए, जब लॉ ऑफ अडॉप्शन हमेशा ये कहता है कि अपना इकोनॉमिक सिचुएशन देखा जाता है, इकोनॉमिक स्टेटस को, ताकि आप बच्चे को पाल सकते हैं। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया बिफोर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज टू सी वेदर आप इकोनॉमिकली फिट है, मतलब बच्चे को पालने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। बट इस केस में अगर ये बहुत ही गरीब है, लेकिन ये तो इस बच्चे को तो अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा, तो इसका भी इमोशनल एक अटैचमेंट बन चुका है इस पेरेंट के साथ। तो इस केस में मतलब डिपेंड्स ऑन केस टू केस, मेरे ख्याल से इस पेरेंट्स का मतलब राइट बनता है बच्चे को पालने की। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, गणेश जी, आपने भी कुछ ऐसा ही झेला है, आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है?
इससे पहले गणेश जी आप तक आवाज आ रही है हमारी? आ रही जी, आपका खुद का तजर्बा क्या कहता है, किस तरीके से आपके साथ चीजें हुई थी? मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई थी। स्कूल में मैं 6-7 साल का था जी। अब स्कूल में जाने के वक्त मैं और मेरा दोस्त था, हम लोग दोनों एक साथ स्कूल जाने के वक्त बैग वगैरह लेके निकल गए थे स्कूल। तो उस वक्त और एक लड़का था, उसने कहा हम लोगों को कि हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो हम लोग छोटे थे इसलिए हम लोग सोचे कि चलो घूमने के लिए जाते हैं, पहली बार घूमने जा रहे हैं कहीं दूर। तो हम लोग उसके साथ चले गए थे। तो वो हमें एक्चुअली दूसरे का इसके वजह से उसका कुछ कारण अलग ही था। तो वो हमें ट्रेन में बैठा के हमें बहुत दूर तक लेके गया। हमें पता नहीं था कौन सी जगह लेके जा रहा है वो। हाँ, तो वो काफी देर 2-1 घंटा हुआ हम लोग ट्रेन में बैठे थे। तो उसके बाद कौन से स्टेशन पे उतारा हम लोग को दोनों को, और हम लोग को लेके गया। हम लोग को बोला नाश्ता पानी करते हम थोड़ा सा, तो हम लोग को बैठाया। तो बाद में वो एक लड़का उसको लेके गया, मेरे को बोला तू स्टेशन पे बैठ, मैं आता हूँ 2 मिनट में। तो वो लड़का उसको लेके गया तो रिटर्न आया ही नहीं उधर से। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई अपनी माता जी से? मेरी मुलाकात जब मैं इधर पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ, सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स में जब ज्वाइन हुआ, सोनी साहब हमें सबसे बड़ा गाइडेंस मिले। उनके वजह से मेरे माता पिता सब मिले। और कितने साल के दरमियान आप लोग मिले? कितने साल बाद आप मिले अपने परिवार से? 22-23 साल तकरीबन। 23 साल। चलिए, कम से कम आप अपने परिवार से मिल तो गए यहाँ पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बच्चे का क्या होगा जो बच्चा अभी बाल गृह में है। क्योंकि परिवार चाहता है खास करके कि वो बच्चा किसी भी तरीके से, फेवन का परिवार चाहता है कि इनके पास ही रहे। लेकिन क्या ये संभव हो सकता है? और पुलिस की भूमिका यहाँ पर काफी अहम है, जिस पर करेंगे चर्चा। बने रही हमारे साथ। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से आखिरकार एक परिवार अपने आप को बहुत ही असहाय पाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आज यहाँ स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। इस पूरे मामले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक, जरा फैजन के परिवार वालों से पूछिए कि वो चाहते तो हैं कि बच्चा उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन क्या उस बच्चे को सही तरीके से पाल पाएंगे? 2 बच्चों को एक साथ पाल पाना क्या आसान होगा? भाई, जुड़ाव मन का एक अलग बात है, लेकिन व्यवहारिकता एक दूसरी। बिल्कुल वाजिब सवाल है अजय। मैं जानता हूं सादिक भाई से। देखिए, आप ई रिक्शा चलाते हैं, आपकी ममता है, ये बात ठीक है। क्या 2 बच्चों की अच्छी परवरिश इस कमजोर आर्थिक स्थिति में कर पाएंगे मुफलिसी? मैं बिल्कुल दोनों बच्चों की परवरिश आराम से करूंगा। मैं आपके अपने पेट नहीं खाऊंगा, इन बच्चों की परवरिश करूंगा। चाहे मेरा ये दिल वादा है, ये दिल भी कहता है कि मेरे पास बच्चे और भी थे, परवरिश हो गए, वो अपनी शादीशुदा अलग हैं। मेरे अंदर दी गुर्दा इतना हिम्मत है इन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का करके। मुझसे तो आप सबूत ले लिए, 6 महीने में आप बुला के मालूम कर लिए, और कि बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? अब चलते हैं जरीन के पास। सादिक भाई, आप अगला कदम फैजान, जो एक फैजान तो असली आ गया, लेकिन आपके लिए वो भी फैजान था, उस फैजान के लिए आप क्या कदम उठाने वाले? वो कदम ये उठाने हैं कि वो हम पुलिस से बच्चा अपना लेंगे, कोर्ट से लेंगे, अदालत से लेंगे। जो बच्चा जब तक उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं, जब तक हम कोर्ट की चौखट पे जाएंगे और गिर गिराएंगे, रोएंगे। बच्चा हमें वो चाहिए जब तक वो बच्चा उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं। बच्चा आश्रम में ही पलता है, तो इससे 1.5 साल हमारी गोद में वो खेला है, कूदा है, अपने माँ बाप हमको समझता है वो, और हम उसको अपनी औलाद समझते हैं। और उसके बाद में बच्चा वो हमें डीएनए टेस्ट कराने के बाद 15 दिन के बाद मिला, मैं तो बच्चा मुरझा गया, सूख गया। जब उन्हें मुझसे मिला, मेरी सोच देखी तो बच्चे का ऐसे फूल खिल गया जैसे बाग में, बगीचे में जाके गुलाब का फूल खिल जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये दोनों बच्चे बहुत जरूरी है कि जिस पिता ने 1.5 साल तक एक बच्चे को पाला हो, जाहिर है उस बच्चे के साथ एक भावनात्मक लगाव बन जाता। लेकिन बन्नाली जी, पहली बार जब पुलिस ने इस बच्चे को सौंपा, फैजान से पहले बच्चे को जो अभी बाल सुधार गृह में है, आपको लगता है तब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए? जो डीएनए आपने आप कराया तब आपने कराना चाहिए,
यानी आपकी गलती की वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में सिर्फ आप इतना कहकर कि साहब परिवार ने पहचान लिया, इसने हमने दे दिया, इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का क्या? बिल्कुल, देखिए इस चीज में मतलब जब बच्चा पैदा होता है मतलब हॉस्पिटल वाले का भी मतलब हॉस्पिटल एज सच इज रिस्पॉन्सिबल, और पुलिस जैसे कि मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी और कंप्लेंट दर्ज की गई थी, मतलब उसी टाइम मतलब पुलिस को मतलब इट्स अ कंप्लीट डेरिलेक्शन ऑफ द ड्यूटी, बिकॉज पुलिस को भी उसी टाइम मतलब डीएनए टेस्ट करवा के प्रॉपर तरीका से मतलब जो बच्चा उनका था उन्हीं को मतलब सौंपना चाहिए था, ये नहीं कि कोई और बच्चा ला के सौंप दिया गया। तो ये टोटली एक आइडेंटिफिकेशन, एक मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी, बिल्कुल पुलिस की जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल वाले की भी जिम्मेदारी है, दोनों टुगेदर जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबल है इसमें। आपको लगता है कि हमारे देश में 44,000 बच्चे सालाना गायब हो जाते हैं, 11,000 का हम पता नहीं लगा पाते। प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत कम है और मिसिंग बच्चों को लेकर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। एक प्रोफेशनल एटीट्यूड ट्रेनिंग जो पुलिस की होनी चाहिए, खासकर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल, इसमें तो मतलब जिसका बच्चा है वो तो लगातार ये कोशिश करेगा, अगर बच्चा हॉस्पिटल से मिसिंग हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो पुलिस के पास ही जाएंगे कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, और इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू टेक एवरी स्टेप कि उसको सही बच्चा वापस किया जाए, और एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए इस केस में। बिल्कुल निशा जी, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि न सिर्फ उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी, लेकिन आज इस परिवार की बात भी आप सुन रही हैं। ये परिवार चाहता है कि किसी तरीके से वो बच्चा इनको वापस दे दिया जाए, कानूनन शायद संभव भी है। क्या वाकई में ऐसा कोई मानवीय पहलू भी हमारी सरकारें इस पर अंजाम कर सकती हैं? आखिरकार एक परिवार को इस तरह से क्यों बिखरने दे कोई व्यक्ति? देखिए बेसिकली एक चीज है, अगर वो परिवार कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली अगर अफोर्ड कर सकता है और कानूनी मदद की वजह से भी अगर वो बच्चा इस फैमिली को जा सकता है, तो मुझे लगता है मॉरली लेवल पर भी देखा जाए तो ये बच्चा उस फैमिली को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके असली पेरेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका। जैसे कि उसके फादर बोल रहे हैं कि अगर लगे तो कोर्ट को ये कानून भी लगाना चाहिए कि अगर ये इकोनॉमिकली उस बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सकते हैं। और एक चीज हमने नोटिस की है कि पुलिस का इसमें कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है, उनसे कोई ना कोई गलती हुई है, तो क्यों ना इस चीज को दिमाग में रखकर कि पुलिस ने गलती की है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से कहीं रिलेशनशिप बने और आज ये रिश्ते टूट रहे हैं, तो पूरी फैमिली को या बच्चे का भविष्य को और इनकी फैमिली को भी जो भी इंटरेस्टेड है लेने में, उनको ध्यान में रखकर इन्हें साथ में रखा जा सकता है और लीगली जितना भी पहलू हो सके उन पर चेक रखा जा सकता है क्या वो बच्चे का पालन पोषण सही से कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जो उनको अभी बहुत 2 साल बाद मिला है उस पर भी उनको प्यार आएगा। ऐसा नहीं है। डांगरे साहब भी हमारे साथ हैं। आप सोच सकते हैं जो बच्चा 22 साल के बाद अपने परिवार से मिला हो, उस परिवार के लिए खुशी की कितनी बड़ी बात होगी। गणेश डांगरे साहब, आखिर आपकी माताजी ने आपको पहचाना कैसे? आप बड़ी छोटी अवस्था में चले गए, ऐसा क्या हुआ आपकी माँ और आपके परिवार और आपके बीच में उन्होंने आपको पहचान लिया, क्योंकि 22 साल के बाद मुलाकात हुई? वो बचपन में मेरे हाथ पे उन्होंने, माँ ने मेरा नाम लिखा था, उनका नाम था मंदा, मेरे माँ का नाम है मंदा रघुनाथ धांगड़े, ये मेरा सरनेम है। तो ये हाथ के वजह से नाम बचपन में लिखा था, तो आज उन्होंने देख के मुझे जाहिर अभी भी आपके हाथ में होगा? हाँ है, मेरे हाथ पे नाम ही है। अभिषेक, मैं ना उस बच्चे से कुछ जानना चाहता हूं, अगर वो बच्चा बात कर सकता है कि वो बच्चा कहाँ था और अब उसे कैसा लग रहा है अपने पिता की गोद में बैठ के। हम देख पा रहे हैं वो अपने पिता की गोद में बैठा हुआ है। फैजान। रमेश, मैंने कोशिश बहुत की है इस बच्चे से बात करने की, इसने वादा किया था बात करेगा। फैजान, आपको लगता है बेटा अब कैसा लग रहा है? अब्बू मियाँ के पास आप आ गए हो, अब्बा के पास आ गए हो, कैसा लग रहा है आपको? बताओ बेटा। दरअसल रमेश, दिक्कत यह है कि ये बच्चा जब से आया है इसी खौफ में है कि कहीं इसे वापस वहां ना भेज। जाहिर अभिषेक, हम समझ सकते हैं कि बच्चा एक लंबे अरसे के बाद अपने परिवार से मिला है, वो नहीं बोल सकता। लेकिन केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, अगर विदेशों की भी बात करें, इस तरह की कई बातें सामने आती हैं। ऐसी ही एक दिल को छूने वाली कहानी है सारू ब्रियल अली की। सारू ब्रियल अली भी बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन जब सारू बड़े हुए तो 7 समंदर की दूरी होने के बावजूद अपनी मां को उन्होंने ढूंढ निकाला।